नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा पाठ 10 ठेस पूरक पठन लेखक फणीश्वरनाथ रेणु इनकी जानकारी हासिल करेंगे। ठेस कहानी। फणीश्वरनाथ रेणु। कठिन शब्दों के चित्रों के साथ अर्थ देखिए, क्योंकि एक कठिन शब्द ग्रामीण भागों के है, इसीलिए इस कठिन शब्दों का अर्थ समझ जाएगा तो आपको ठेस यह कहानी समझ में आ जाएगी। इसीलिए यह कठिन शब्दों के चित्रों के सहित अर्थ सुनिए। मड़ैया। मड़ैया का मतलब झोपड़ी। कुच्ची। कुच्ची का मतलब लहान केरसुनी अर्थात झाड़न, जो छोटा झाड़न। मथना। मथना का मतलब घुसड़ने, जैसे छाछ हम निकलते हैं तो इसी तरह यह मथना होता है। चूड़ा। चूड़ा का मतलब पोहे। चटोर। चटोर का मतलब स्वाद लोलुप, इसका मतलब अच्छा खाना खाने की भावना होना, यह चटोर। मोती घास। यह एक घास का प्रकार। शीतल पाटी। शीतल पाटी का मतलब चटई। मुंज घास एक घास का प्रकार। पटेर घास यह भी एक घास का प्रकार। पगडंडी। पगडंडी का मतलब पाउल वाट। जिस तरह हमें यह चित्र दिखाई देता है, यह पगडंडी यहाँ कहा जाता है। खेसारी। खेसारी का मतलब मटर यानी वटाना। मड़ैया। मड़ैया का मतलब झोपड़ी। और कारीगर। कारीगर का मतलब न जाने कितनी वस्तु तैयार करने वाला कारीगर। हलवाओं के लिए छतरी। यह जो छतरी दिखाई देती है वह। चीक। चीक का मतलब घास से बना हुआ पर्दा। छुरी। छुरी चाकू। हसैया। हसैया का मतलब जो हम घास कटने के लिए जो साधन का इस्तेमाल करते हैं वह हसैया। किसान के पास यह होता ही है। सुतली। देखिए। कुच्ची। यह भी देखिए। जो सुतली और कुच्ची में फर्क होता है यह आप देखिए। कलेवा। कलेवा का मतलब नाश्ता। चिऊरा। चिऊरा का मतलब चूड़ा और चूड़ा का मतलब पोहे। गुड़ का ढेला। जो हम गुड़ है वह उसका ढेला। खेसारी। यह हमें दिखाई देता है। सत्तू। यह भी दिखाई देता है, जो हम खाना बनाते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। यह लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की जानकारी देखिए। उनका जन्म 1921 पूर्णिया यह बिहार राज्य में है हुआ और उनकी मृत्यु 1977 में हुई। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आजादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपके कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन का धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, क्रूरता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रमुख कृतियां महिला अंचल, परती परिकथा, जुलूस यह उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी यह कथा संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांतिकरा कथा, रिपोर्टाज आदि यह उन्होंने अपनी जिंदगी में लेख तथा कृतियां लिखी हुई है। तो प्रस्तुत पाठ में जो ठेस यह जो पाठ है यह पूरक पठन है। इनमें से प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़ी ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। जो ठेस प्रस्तुत कहानी में सिरचन
नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोती घास का मतलब हमने जो चित्र में दिखाया है वह एक घास का प्रकार। पटे रंगीन शीतल पाटी का मतलब चटाई। बांस की तालियों से झमकती चीक, इसका मतलब क्या है? चीक का मतलब पर्दा। सतरंजे ढोर के मोठे। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्से के बड़े बड़े जाले। ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। यह वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है, यानी रोजी रोटी कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। तो हम देखते हैं यह कहानी। पड़ोस गांव के पंचानंद चौधरी के बेटे लड़के को एक बार मेरे का मतलब लेखक के सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों को की घरवालियाँ भी बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना यह सीखा? इसी तरह वह क्या करता है कि सिरचन जो चौधरी के छोटे लड़के को टोकता है, टीका करता है। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता, क्योंकि सिरचन कैसा है कि जो टोकता है, इसलिए माँ से पूछ लेता कि सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीतू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उनकी ननद रुटी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। कारीगर का मतलब हर वस्तुएं तैयार करने वाला, और वह वस्तु कौन सी है यह हमने देख लिया। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने की ढंग को देखा है। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं, सिरचन को बोलने वाले जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के बजू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी, यानी क्रोधित उठी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात है बेटियां, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। इसी तरह सिरचन ने उसको टोक दिया। नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियां का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवा भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दुल्हे के ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेल की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो? अभी भाभी ने हंसकर कहा, बैरक वापस, यानी तुरंत वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, अगली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों का चमकता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर जो वह चीक बनाने बैठा। 1.5 हाथ की बनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम एक नए फैशन की चीज बना रही है। मजली भाभी से नहीं रह गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती थी कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छा चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। इसी तरह मजली भाभी ने सिरचन को क्या कर दिया? स्वाभिमान को धक्का दिया। काम में व्यस्त सिरचन को कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी की काकी सबसे छोटी बेटी है।
मानो दीदी का दुल्ला अफसर आदमी है। यह सुनकर मजली भाभी का मुंह लटक गया, वह चुप ही रह गए। सत भैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आईं। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की बोहे तन गई। मुट्ठी पर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहू रानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटते हैं क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर, नैहर का मतलब मायका, मायका ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू थी, यानी प्यारी बहू थी। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहू से ऐसी बतकुट्टी करने से क्या जरूरत? जिस चीज को जरूरत हो तो मुझे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। इसका मतलब उसके स्वाभिमान को धक्का लग गया। वह क्रोधित हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरी चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती। इधर हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। इसका मतलब मन पर कोई बात यह न लो। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसियां जो वगैरह समेटे संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक को पर निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं मेरी ऐसी दुर्दशा न भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँ। गांव भर में मैं तुम्हारी हवेली में मेरी कदर कदर होती थी। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतनी बोल ही सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन के हलकाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। अब सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की, और गाड़ी वह चल गई। मानो मोहर वाली धोती का दाम निकल कर देने लगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो पुट पुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का यह ऐसा काम पहली बार ही देख रहा था। और इसी तरह आज हमने जो ठेस, यह जो मणि फर्वनाथ रेणु जी की लिखित यह कहानी की जानकारी हासिल की, जो सिरचन को स्वाभिमान में ठेस लगी हुई थी। और इसीलिए ही यह ठेस, यह इस पाठ को लेखक ने शीर्षक दिया है, और यह शीर्षक भी सार्थक हो गया है। धन्यवाद।